नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जो सिस्टम पर, सत्ता के गलत इस्तेमाल पर और इंसाफ के लिए होने वाली लंबी लड़ाई पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। ये मामला है तमिलनाडु के सतनाकुलम का। एक ऐसी कहानी जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। चलिए, सबसे पहले और सीधे इस कहानी के सबसे अहम और सच कहूं तो चौंकाने वाले मोड़ पर आते हैं। तमिलनाडु के सतनाकुलम मामले में एक या दो नहीं, बल्कि 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई है। और ये जो शब्द है ना, रक्षक ही भक्षक बन गया था, ये मेरे नहीं है, ये मदुरई की अदालत के शब्द हैं। साल 2020 में पुलिस हिरासत में एक पिता और बेटे की मौत हुई थी, और उसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। तो आखिर सतनाकुलम का सच था क्या? पी जयराज और उनके बेटे जे बिनिक्स के साथ उस रात असल में हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ये बात है कोरोना लॉकडाउन के दौर की, और जगह थी तमिलनाडु। तो देखिए, तारीख थी 19 जून 2020। पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप क्या था? आरोप ये था कि उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान लॉकडाउन में तय समय के बाद भी खुली रखी थी। इसके बाद जो कुछ दिन गुजरे वो उन दोनों के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। पुलिस कस्टडी में उन्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी चोटें जानलेवा बन गईं, और 23 जून तक दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। मामला इतना बढ़ा कि मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इस पर एक्शन लिया। मतलब बिना किसी की अर्जी के कोर्ट ने खुद ही केस की सुनवाई शुरू कर दी, और जल्दी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा भयानक बना देती है, वो सीबीआई की जांच में सामने आई। जांच से पता चला कि दुकान खुली रखना तो महज एक बहाना था। असली वजह पुलिस की पर्सनल दुश्मनी थी। दरअसल कुछ वक्त पहले जयराज ने पुलिस के किसी मामले में दखल दिया था, और बस पुलिस वाले उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। और देखिए, यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती। सतनाकुलम का मामला कोई अकेला या अनोखा मामला नहीं है, बल्कि ये भारत में कस्टोडियल वायलेंस यानी हिरासत में होने वाली हिंसा के एक बहुत बड़े और गहरे संकट की तरफ इशारा करता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ एक साल में 2023-24 के दौरान भारत में 157 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई। सोचिए, वो जगह जिसे सबसे सुरक्षित माना जाना चाहिए, वहां 157 मौतें। और अगर हम जुडिशियल कस्टडी यानी जेलों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी डरावना हो जाता है। उसी एक साल में 2346 मौतें न्यायिक हिरासत में दर्ज की गईं। ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक बहुत ही गहरे, एक व्यवस्थागत मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम क्यों बन गई है? तो आइए अब थोड़ा कानून और उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं जो हैं तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अक्सर नाकाम साबित होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कस्टोडियल हिंसा आखिर है क्या। देखिए, ये किसी भी इंसान के साथ पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में होने वाली कोई भी शारीरिक या मानसिक हिंसा है। इसमें मारपीट से लेकर जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाना और यहां तक कि मौत भी शामिल है। अब देखिए, एक तरफ हमारे पास संविधान का आर्टिकल 21 है जो जीने का अधिकार देता है। हमारे पास ये भी कानूनी सुरक्षा है कि किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है। टॉर्चर के खिलाफ कोई एक मजबूत, स्पेसिफिक कानून नहीं है। पुलिस में जवाबदेही की बहुत कमी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे या तो हैं नहीं या फिर काम नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा नहीं गया। लॉ कमीशन सालों से सिफारिशें दे रहा है, जैसे कि भारत को यूएन के कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को अपनाना चाहिए, टॉर्चर के खिलाफ एक अलग से कड़ा कानून बनाना चाहिए, और सबसे जरूरी, पुलिस की ट्रेनिंग में मानवाधिकारों पर जोर देना चाहिए। लेकिन इन सिफारिशों पर अमल अब भी अधूरा है। चलिए अब वापस सतनाकुलम मामले पर आते हैं। मदुरई कोर्ट का ये फैसला यकीनन न्याय की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। ये तो एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा की बस शुरुआत है। जरा सोचिए, ये प्रक्रिया असल में कितनी लंबी हो सकती है। अभी निचली अदालत के इस फैसले को पहले हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा,
उसके बाद जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में अपील कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर वहां से भी कोई राहत नहीं मिली तो आखिर में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प भी तो खुला रहता है। मतलब इंसाफ की राह में ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई है। और इस बात पर जरूर गौर कीजिए, इस मामले में सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी थी, हाईकोर्ट खुद निगरानी कर रहा था और इतना ज्यादा पब्लिक का प्रेशर था। इन सब के बावजूद पहले फैसले तक पहुंचने में ही करीब 6 साल लग गए। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर एक ऐसे केस में न्याय का सफर इतना लंबा और इतना मुश्किल है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं, तो फिर उन हजारों मामलों का क्या होता होगा जो खबरों की सुर्खियों से दूर अंधेरे में ही कहीं दम तोड़ देते हैं? सोचिएगा जरूर।